है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपके बिजनेस को जाने, तो इसके लिए आपको अच्छी एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग की जरूरत पड़ेगी। आज के समय में कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस मार्केटिंग के जरिए अपने बिजनेस को बड़े स्तर पर ले जाया जा सकता है। ऐसे ही मार्केटिंग बजट से लेकर मार्केटिंग स्किल्स तक की सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाने के लिए बिजनेस पाठशाला हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार 3 बजे आपके लिए लेकर आएगा एक ऐसा सेशन जहां आपको मिलेंगी मार्केटिंग से जुड़ी सारी जानकारियां और साथ ही जूम सेशन के जरिए एक्सपर्ट से डायरेक्टली जुड़कर आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। भारतीय विद्यापीठ पुणे यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग मैनेजमेंट में एमबीए कर चुके श्री अनुराग पांडे जी ने भारत और बांग्लादेश के विभिन्न कल्चरल और बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत से बिजनेस वेंचर्स को सेटअप और लीड किया है। लगभग 20 वर्षों के वृहद अनुभव के साथ उन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। बिजनेस स्ट्रैटेजी, सेल्स एंड मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, ऑपरेशंस एंड कंसल्टिंग आदि क्षेत्रों के एक्सपर्ट श्री अनुराग पांडे जी ने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड में डीजीएम सेल्स, रीजनल ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर ईस्ट, कंट्री मैनेजर बांग्लादेश आदि पदों पर अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। हिंदुस्तान कोका कोला मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में एरिया सेल्स मैनेजर और सी ग्राम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में टेरिटरी सेल्स मैनेजर के तौर पर भी कार्य कर चुके श्री अनुराग पांडे जी गेट अ फ्रेंचाइजी, निम्बा क्लीन और एईआर एजुकेशन सॉल्यूशंस नाम की 3 कंपनीज के को फाउंडर भी हैं। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल मैटर्स के एक्सपर्ट श्री अनुराग पांडे जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जोड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बार जब हम किसी बिजनेस को करना चाह रहे होते हैं तो हम उससे जुड़े हुए बहुत सारे फैक्टर्स को देखना शुरू कर देते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आप एक नया व्यापार करना चाहते हैं, आप एक न्यू एंटरप्रेन्योर हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा कि आप उस तरह के बिजनेसेस को देखने लगते हैं जहां पर ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा भीड़ है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और आप खाने पीने का काम शुरू करने की सोच रहे हैं, आप रिटेल आउटलेट खोलने की सोच रहे हैं, या आप एक प्री स्कूल खोलने की सोच रहे हैं, या इस तरह के और भी काम करने की सोच रहे हैं, और अब आप मार्केट रिसर्च के फेज़ में हैं, तो आप जब वहाँ पर जाते हैं, मान लीजिए किसी फूड आउटलेट पर जाते हैं और आप डिमांड देखते हैं, ठीक ठाक भीड़ देखते हैं, आपको लगता है यह शॉप बहुत चल रही है। उसके बाद आप किसी और शॉप पर भी जाते हैं, खाने पीने के काम से जुड़ी हुई रेस्टोरेंट या क्यूएसआर या इस तरह के जो फॉर्मेट्स हैं उनसे जुड़े हुए किसी भी शॉप पर, किसी भी बिज़नेस पर आप जाते हैं, आप फिर से ट्राई करते हैं, फिर से आपको लगता है कि हाँ देखिए एक ये भी शॉप है, ये भी चल रही है, और इस तरह से आप जब अपने रिसर्च के फेज़ में होते हैं तो अनगिनत बार यानी काफ़ी बार आप जाते हैं और इस तरह के बिजनेसेस को देखना शुरू करते हैं। आपको लगता है कि इस सर्टेन बिजनेस की बहुत अच्छी डिमांड है और तभी बहुत सारी आउटलेट्स खुली हुई हैं और लगभग सारी ही चल रही हैं, ठीक ठाक चल रही हैं। आपका ऐसा एंटिसिपेशन होता है और इन सारी रिसर्च के बेसिस पर आप फैसला लेते हैं कि हाँ आप भी एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट खोलेंगे, एक क्यूएसआर खोलेंगे, या एक टेक अवे जॉइंट खोलेंगे, या एक फुल फ्लेजेड रेस्टोरेंट खोलते हैं। जब आप रेस्टोरेंट खोल लेते हैं और आपने भी अपना काम शुरू कर दिया होता है, आप पे भी डिमांड बननी शुरू हो जाती है, हालांकि आप एक नए बिजनेसमैन होते हैं। ऐसी सारी डिमांड जब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आप बिजनेस कर चुके होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मैंने जो रीडिंग की थी इन द बिगिनिंग, शुरुआत में मैं जिन क्यूज को पकड़कर इस तरह की इंडस्ट्री या इस काम के पीछे आया था और मैंने ये काम लेना अच्छा समझा था, इसको कंक्लूड किया था, वो बहुत से फैक्टर्स इसमें मिसिंग हैं। डिमांड तो है लेकिन थोड़ी सी इनसफिशिएंट डिमांड है। ऐसा नहीं है कि डिमांड केवल मेरे पास है, काफ़ी लोगों में बढ़ जाती है। ये बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है। हर 100 मीटर पर एक क्यूएसआर या टेक अवे या खाने पीने का खोमचा या रेस्टोरेंट, खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इन सारे ऑप्शंस के कारण ये मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से
मेरे पास जो भी डिमांड आती है वो थोड़ी सी इनसफिशिएंट रहती है, क्योंकि इनसफिशिएंट डिमांड है तो और मेरे खर्चे एक ख़ास साइज़ के हैं, तो मेरे मार्जिन्स बहुत थिन रहते हैं। अक्सर इस तरह की मार्केट में अगर मैंने ऐसा रेस्टोरेंट खोला है तो मैं बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं चार्ज कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा प्राइस चार्ज किया तो इमीडिएटली मेरे कंज्यूमर्स किसी और आउटलेट पे चले जाएंगे, वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ह्यूज कॉम्पिटिशन है। ऐसी स्थिति में मैं 2 साल, 3 साल, 4 साल थोड़ा सा प्रॉफिट या अक्सर लॉस मेकिंग बिजनेस करता हूँ और फाइनली ये सोच के बिजनेस छोड़ देता हूँ कि इस बिजनेस में मेरे को मुनाफा नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये एक बहुत सेट टेम्पलेट है इंडिया या वर्ल्ड ओवर बिजनेसेस का, जिसमें एंटरप्रेन्योर ट्राई करते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट्स के पार्ट बन जाते हैं और जब 3-4 साल बाद करके वो अनुभवी हो रहे होते हैं तो उनका एक्सपीरियंस ये बोलता है कि ये बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इसमें मार्जिन्स बहुत थिन हैं, डिस्काउंटिंग बहुत हाई है और इस वजह से ये एक बहुत अच्छा स्पेस नहीं है बिजनेस करने के लिए। क्या अच्छा होता कि अगर आप जब 3 साल पहले ये डिसीजन ले रहे थे कि मैं इस काम को ट्राई करता हूँ, उस समय आप जब डिसीजन मेकिंग का एक अपना टेम्पलेट बना रहे थे तो ऐसे बिजनेसेस के बारे में सोचते जो थोड़े नॉन कॉम्पिटिटिव होते, नई तरह की डिमांड को केटर कर रहे होते, कुछ नए तरह के बिजनेसेस होते, किसी इनोवेशन पर आ रहे होते। आज ऐसे ही एक बिजनेस स्ट्रैटेजी, एक बिजनेस मॉडल के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जो है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, जिससे हम अनपैरेलल्ड मार्केट डिमांड को मैनेज करते हैं। तो क्या होता है ये मॉडल और वर्ल्ड ओवर कैसे इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज इस मॉडल को ट्राई कर रही हैं और इसकी वजह से सक्सेसफुल है, आइए देखते हैं आज के इस बिजनेस पाठशाला के प्रेजेंटेशन में कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्या होती है। अब आइए समझते हैं कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि इसकी डेफिनेशन एक्चुअली ये एक किताब थी जो मिस्टर डब्ल्यू चैन किम और रेनी मैबॉन ने लिखी हुई थी। एक वर्ल्ड फेमस 2005 में ये किताब रिलीज हुई थी, जिसमें कि करीब 30 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज कैटेगरीज का रिसर्च था। कुछ 150 कंपनियों की 100 साल की बैलेंस शीट रिसर्च की गई थी, उनका मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट रिसर्च किया गया था और बहुत सारे फैक्टर्स को बारीकी से एनालाइज किया गया था और ये समझा गया था कि वो कंपनीज जो सालों साल लगातार अच्छे प्रॉफिट्स डिलीवर करती हैं, वो कंपनी होती किस तरह की हैं, कैसे कंपनीज डोमिनेट करती हैं मार्केट डिमांड को और अपने लिए ऐसी डिमांड क्रिएट करती हैं जिसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है कॉम्पिटिटर्स के लिए। तो ये 2005 में एक बुक उन्होंने रिलीज की थी मिस्टर डब्ल्यू चैन किम ने, जिसका नाम था द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। और ये एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच के बारे में बात करती है ये किताब और बताती है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशंस अगर अपने को किसी तरह से शिफ्ट कर सकें कॉम्पिटिटिव मार्केट स्पेस से अनकंटेस्टेड मार्केट स्पेस पर, यानी गैर कॉम्पिटिटिव, जहां पर बिल्कुल कंपटीशन ना हो या बस इक्का दुक्का कंपटीशन हो, ऐसे मार्केट स्पेसेस में अगर वो अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं तो उनको बहुत सारी नई तरह की डिमांड मिल सकती है, बेहतर बिजनेस मिल सकता है और काफ़ी सारी ग्रोथ मिल सकती है, ग्रोथ का पोटेंशियल मिल सकता है। तो अभी जिस मार्केट में वो काम कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग मार्केट स्पेसेस हैं, उनको हम रेड ओशन बोलते हैं। रेड ओशन, आप मान सकते हैं कि रेड ओशन यानी ब्लड बाथ वाली जगह, यानी ऐसा कॉम्पिटिटिव मार्केट स्पेस जहां लिमिटेड फूड को, जैसे एक एग्जांपल ये आया कहाँ से कि जैसे अगर लिमिटेड फूड होता है किसी जगह समुद्र में और वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, तो आपने देखा होगा कि उस लिमिटेड फूड को खाने के लिए वो बार बार एक दूसरे पर अटैक करती हैं, एक दूसरे को घायल करती हैं। उनमें से कई मछलियाँ तो एक दूसरे को खाती भी हैं और वो सारा फूड भी उनके बीच में थोड़ा थोड़ा बंटता है। एज ए रिजल्ट बहुत सारा ब्लड बाथ होता है, किसी को भी पूरा पूरा कुछ नहीं मिल पाता। कुछ एक दो बहुत ताकतवर मछलियाँ ही उस सिस्टम से कुछ अपने लिए निकाल पाती हैं। तो ये होता है रेड ओशन, जिसमें बहुत कंपटीशन होने के कारण अक्सर ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कंपनीज का बहुत सारा लॉस होता है। अब एक ऐसी स्थिति तैयार होती है, इस स्ट्रैटेजी में बताया गया है, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में, कि व्हाई डोंट वी लुक एट मार्केट्स जो
अनकंटेस्टेड हैं, यानी वहाँ पर अभी कोई कंपटीशन नहीं है। अगर जितना भी फूड है वहाँ पर कोई एक या दो मछली या कंपनी, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं फिश से, एक या दो कंपनी बहुत आराम से जाकर उसको इत्मीनान से वो डिमांड सर्व कर सकती है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ले सकती है, अपने मन चाहे मार्जिन्स बना सकती है, और कंज्यूमर एंड पर भी, यानी जो एंड यूज़र है उसके एंड पर भी ये सब बहुत कॉस्टली नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि उसको बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट दिया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा बिकेगा नहीं, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं आएगी। तो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका इस प्रेजेंटेशन में हम अभी बात करेंगे, जिसके बारे में। तो आपने देखा कि रेड ओशंस यानी वो एग्जिस्टिंग मार्केट स्पेसेस जिनमें बहुत सारा कंपटीशन है, और ब्लू ओशंस यानी नए मार्केट को क्रिएट करने का काम, या नए मार्केट सेगमेंट को क्रिएट करने का काम, जिसमें अमूमन कोई भी कंपटीशन नहीं है। जैसे इसमें लिखा भी है कि द रेड ओशन रिप्रेजेंट इंटेंस कंपटीशन, उसमें बहुत खतरनाक किस्म के कंपटीशन होता है, जहां कंपनीज एग्जिस्टिंग मार्केट में अपने मार्केट शेयर के लिए बहुत इंटेंस फाइट करती हैं, जबकि ब्लू ओशन एक अनटैप्ड मार्केट पोटेंशियल की बात कर रहा होता है। एक अनटैप्ड ऐसी मार्केट की बात कर रहा होता है जहां अगर आप किसी तरह जाके अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर लें तो आपको अनपैरेलल ग्रोथ मिलती है, मार्केट शेयर के टर्म्स में, डिमांड के टर्म्स में, और प्रॉफिट के टर्म्स में भी। तो की कंसेप्ट्स क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का, आज हम बात कर रहे हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बिजनेस की जिसके मार्फत आप सीखते हैं कि कैसे अनकंटेस्टेड मार्केट स्पेसेस क्रिएट किए जा सके और उसका फ़ायदा लेके अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश किया जा सके, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इस्टेब्लिश किया जा सके, अपनी ग्रोथ को इस्टेब्लिश किया जा सके। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे की कंसेप्ट्स क्या होते हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के। जो पहला कंसेप्ट होता है वो होता है वैल्यू इनोवेशन। अब सो एक्चुअली इट लाइज एट द कोर ऑफ द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, यानी ये फाउंडेशन स्टोन है, कॉर्नर स्टोन है, और इससे ही सारी बातचीत शुरू होती है। ये एम्फसाइज करता है कि कैसे एक संगठन कॉस्ट लीडरशिप यानी लो कॉस्ट पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को की स्ट्रैटेजी परस्यू करता है। अब दो कंसेप्ट होते हैं किसी भी, अगर हम रेड ओशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो रेड ओशन स्ट्रैटेजी में भी, या जो करंट मार्केट में हम जिसके पार्ट होते हैं, भाई हम करते क्या हैं? हम दो तरह के काम करते हैं, या तो बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, अपना प्रोडक्ट एकदम डिफरेंशिएटेड रखते हैं, एकदम अलग तरह का प्रोडक्ट होता है, लेकिन क्योंकि ये सब करने में हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगी होती है, एज ए रिजल्ट हम बहुत सा मार्केट छोड़ देते हैं ऐसे लोगों के लिए जो हमारे ही काम के लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स हैं। क्योंकि इंडिया एक अफोर्डेबिलिटी प्रोन मार्केट है, ऐसी मार्केट है जहां पर दाम अगर किसी भी चीज़ का कम होता है तो बहुत संभावनाएं होती हैं कि ग्राहकों का हुजूम उस तरफ मुड़ जाएगा। वी डोंट हैव दैट मच सरप्लस मनी इन आवर पॉकेट। तो एज ए कंज्यूमर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने के नहीं होते। सो रेड ओशन स्ट्रैटेजी में जो लोग पार्ट होते हैं उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के, वो या तो वैल्यू डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की रणनीति अपनाते हैं कि एकदम अलग तरह का प्रोडक्ट होगा, डिफरेंशिएट कर पाएगा ग्राहक उससे, और फिर ग्राहक उस तरह के प्रोडक्ट खरीदता है। उनमें से बहुत से ग्राहक वो प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदते हैं कि वो नॉर्मली कॉस्टली होते हैं और जब वो एग्जिस्टिंग मार्केट स्पेस में होते हैं। दूसरा जो रणनीति होती है वो होती है लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी, जिसमें अमूमन सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि डायरेक्ट कोरिलेशन है डिमांड का। यानी कंज्यूमर, मैंने कहा इंडिया में कि वी डोंट हैव दैट मच सरप्लस मनी इन मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स पॉकेट। बहुत सारे हमारे कंज्यूमर्स के जेब में उतना पैसा नहीं है, तो एक रुझान रहता है कि कम से कम कीमत में इस काम का सोल्यूशन मिल जाए, ये प्रोडक्ट मिल जाए, तो सस्ता खरीदने की एक आदत रहती है। इसलिए कंपनीज जब लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी परस्यू करती हैं तो बहुत संभावना होती है कि वो मार्केट डिमांड को केटर करेंगे। बट द मोमेंट यू परस्यू लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी, बहुत बार आपके जो मार्जिन्स होते हैं, जो मुनाफे होते हैं, वो बहुत थिन होते हैं, बहुत कम होते हैं, और ऐसी स्थिति में बहुत सारा माल बिक भी रहा होता है लेकिन कंपनीज की कोई कमाई नहीं हो रही होती है, उनके ओवरहेड्स होते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के मार्जिन होते हैं, और ये पूरी फनल बहुत थिन मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही होती है। तो वैल्यू इनोवेशन में
हम प्रयास करते हैं कि जैसे रेड ओशन में या तो आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की स्ट्रैटेजी ले लें या फिर आप कॉस्ट की स्ट्रैटेजी ले लें कि कॉस्ट लीडरशिप लेंगे, सबसे सस्ता माल बेचेंगे, ऐसी स्थिति कर लें। वैल्यू इनोवेशन में या ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में हम बोलते हैं हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी करेंगे बट एट द लोवेस्ट कॉस्ट करेंगे, और ये करने में हम अपने मार्जिन्स भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बहुत अच्छे मार्जिन्स पे करके दिखाते हैं। तो वैल्यू इनोवेशन का कंसेप्ट तैयार होता है कि हम वैल्यू को इनोवेट करेंगे, कंज्यूमर को कम नहीं देंगे लेकिन उसको सस्ता देंगे, प्रोडक्ट ऐसा देंगे जो डिजाइन्स में या हर तरह से डिफरेंशिएट करेगा अपने किसी भी कॉम्पिटिटर को, जो अक्सर नहीं होता इस तरह की कैटेगरीज में, और उसके बेसिस पर ये जो डिमांड होगी उसको बहुत अच्छे से टैप करेंगे। जो अगला कंसेप्ट है वो है 6 पाथ्स फ्रेमवर्क, विच इज द फाउंडेशन अगेन अमंग द फाउंडेशन ऑफ ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। अब ये क्या है? ये एक ऐसा रास्ता दिखाता है, 6 स्ट्रैटेजिक पाथ्स होते हैं जो अगर आप सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाई करें तो आपको नई संभावनाएं एक्सप्लोर करना इजी हो जाता है और आप ब्लू ओशन अपनी इंडस्ट्री, अपनी कैटेगरी के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो वो क्या होता है? लेट्स लुक एट ईच वन ऑफ दीज पॉइंट्स। सबसे पहले लुक अक्रॉस ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज, अपने अगल बगल की इंडस्ट्रीज को भी देखना शुरू करिए। एक बहुत बेहतरीन सा एग्जाम्पल था कि सबसे पहले मोबाइल फोन्स केवल कम्युनिकेशन के काम के लिए हम लोग यूज़ करते थे, केवल बातचीत करने के लिए यूज़ किया जाता था। कहीं पर एंटरटेनमेंट भी चाहिए होता था, तो एंटरटेनमेंट के लिए लोग टीवी पे क्लब्ड थे। देन बहुत सारा ऑफिस गोइंग पॉपुलेशन थी जिसको लैपटॉप कैरी करना पड़ता था, तो वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का टूल था। तो अब देखिए ओवर द ईयर्स कैसे हमारा मोबाइल फोन 3 in 1 बन गया, कैसे उसमें एंटरटेनमेंट भी आ गया, क्योंकि इंटरनेट आ गया तो उससे बहुत सारी संभावनाएं खुल गई, और एंटरटेनमेंट के OTT वगैरह के जितने भी आज की तारीख में चैनल्स हैं, आज कंज्यूमर देख रहा है अपने मोबाइल्स पर ही देख रहा है, टीवी पर कम देखता है अक्सर। तो एडजेसेंट इंडस्ट्रीज उन्होंने एंटरटेनमेंट को भी कैप्चर किया मोबाइल फ़ोन ने। मोबाइल फ़ोन एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का एज ए कैटेगरी, कि आप देखिए कैसे उसने इवॉल्व करके बाकी इंडस्ट्रीज खत्म करता गया और अपने में नए नए फंक्शंस, नई नई चीज़ें जोड़ता गया। तो इस तरह से आज की तारीख में मोबाइल फ़ोन में अपना ऑफिस का काम भी करता है, लैपटॉप पे कम रहता है, देन सारी मेल्स का काम जितना है वो कर सकते हैं, जितना एंटरटेनमेंट है जो टीवी पर जाके देखते थे, अब अपना ड्यूरिंग द डे भी आदमी एंटरटेन हो रहा है, साथ में उसका जो कम्युनिकेशन का काम था मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू वो कंटिन्यू कर ही रहा है। तो आपको ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज़ की तरफ भी देखना है और कैसे वहाँ कोई नया मौका तो नहीं है, कैसे कोई 2 कोर फंक्शंस को मर्ज किया जा सकता है, क्लब किया जा सकता है, इस बारे में सोचना पड़ता है। दूसरा है विद इन द इंडस्ट्री, क्या कोई ऐसे स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स हैं जो अनटैप्ड हैं या जो डेवलप किए जा सकते हैं? उस तरह के बिजनेसेस में अगर कोई ऐसा एरिया है, कोई ऐसा अनटैप्ड ग्रुप है, ऐसी कोई कंज्यूमर डिमांड का ग्रुप है जिसको हमने टैप नहीं किया है, जो अनटैप्ड है और उसको निकाला जा सकता है, वहाँ पर बात हो सकती है। हमें एक फोकस चेन ऑफ बायर्स पर भी डालना होता है कि जो हमारा बायर है उसके नज़रिए से मार्केट स्पेस को एक बार देखना चाहिए कि वो क्या चाह रहा है, किस तरह से वो मार्केट को परसीव कर रहा है, उसकी मार्केट से जो मिल रहा है उसके डिलीवरी कैसे है और उसकी अपनी एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट से। सो जो चेन ऑफ बायर्स हैं, वी हैव टू लुक अक्रॉस दैट, वी हैव टू लुक अक्रॉस कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगेन ये मोबाइल फ़ोन वाला जो एग्जाम्पल था ये इसमें ट्रू हो रहा था। लुक अक्रॉस फंक्शनल एंड इमोशनल अपील टू बायर। तो जैसे बायर पर्सपेक्टिव से हम देख रहे थे, तो हमें ये भी देखना होगा कि फंक्शनल यूसेज ऑफ प्रोडक्ट के अलावा क्या इमोशनल अपील भी है जो कोई और इंडस्ट्री या कोई एडजेसेंट प्रोडक्ट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और क्या हम इन 2 चीज़ों को मर्ज कर सकते हैं या इनोवेट कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव टू लुक अक्रॉस द टाइम, यानी आगे जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे अप्रोच किया जा सकता है। तो ये 6 पाथ्स फ्रेमवर्क है, ये सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाई करता है नई अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके बेसिस पे वो फ्यूचर के ब्लू ओशंस बना सकता है, न्यू मार्केट स्पेसेस बना सकता है। अब एक ऐसे कंसेप्ट की बात करते हैं जिसको 4 एक्शंस फ्रेमवर्क बोला जाता है।
ये ऑर्गेनाइजेशंस को इंडस्ट्री की बाउंड्रीज को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करता है। अब ये क्या है, ये ERRC बोलते हैं इसको, और इस किताब में इसका बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया है इसको, एंड दिस इज वन ऑफ द की कंसेप्ट ऑफ दैट बुक कि भाई ये करके हम वैल्यू इनोवेट करते हैं। वैल्यू इनोवेशन में हमारा कॉस्ट लीडरशिप का जो एक बहुत बड़ा टास्क था, या जो हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का एक बहुत बड़ा टास्क था, जिसके बेसिस पर हमको 3 काम मिले थे कि हम सबसे रीजनेबल कॉस्ट पर ऐसा प्रोडक्ट तैयार करेंगे जो जब हम कंज्यूमर को देंगे तो उसको भी वो बहुत कॉस्टली नहीं लगेगा, बहुत रीजनेबल कॉस्ट लगेगी, प्राइस लगेगा उसको, और साथ ही साथ हमारे मार्जिन्स बहुत अच्छे होंगे उसमें, और साथ में बहुत सारी डिमांड होगी। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और लो कॉस्ट लीडरशिप या कॉस्ट लीडरशिप को अमलगमेट करके, मर्ज करके, एक दूसरे से जोड़ के लाने के लिए जिस फ्रेमवर्क का सहारा लिया जाता है वो है ERRC, विच इज एलिमिनेटिंग फैक्टर्स दैट आर टेकन फॉर ग्रांटेड। आप लोग फ्लाइट पे जाते थे और एयर इंडिया की फ़्लाइट 15,000 की या 20,000 की होती थी, और उसमें खाना मिलता था, उसमें कई बार ड्रिंक्स भी मिलते थे, लेकिन इवेंचुअली जब लो कॉस्ट कैरियर्स आए, जैसे इंडिगो आया या बाकी लोगों ने भी कॉपी किया, तो उन्होंने इस तरह की जो फिजूल की सर्विसेज थी, जिनके बेसिस पर आप कंज्यूमर को 3-3, 4-4 हज़ार रुपए से चार्ज कर रहे थे, आपके लिए भी उसकी कॉस्ट थी, तो आपने उसको एलिमिनेट कर दिया, यानी हटा दिया, अपने अपने कामों की संख्या से ही हटा दिया। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो प्रैक्टिकली हटाई जा सकती हैं, एलिमिनेट की जा सकती हैं एज ए प्रोडक्ट, लेकिन हम उसको नहीं करते। तो एलिमिनेशन ऑफ थिंग्स दैट आर टेकन फॉर ग्रांटेड, यानी आप उन चीज़ों को हटा दो तो कंज्यूमर माइंड नहीं करेगा, उसको ऐसा कोई बुरा नहीं लगेगा कि हाँ ये हटा दिया, क्योंकि आप उसको कॉस्ट का बहुत सारा एडवांटेज भी दे रहे हैं। और इंडिया या वर्ल्ड ओवर बहुत सारी कंट्रीज में कॉस्ट कंटिन्यूज टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ परचेज, यानी कोई भी सामान खरीदने के पहले कॉस्ट एक अपने आप में डिसाइडिंग फैक्टर होती है। तो एलिमिनेटिंग those things which are taken for granted by consumers, वो नहीं भी होगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Similarly, you have to reduce certain aspect। अब डिपेंड ये करता है कि आपको रिडक्शन की नज़र से भी देखना पड़ेगा। बहुत जगह आपने एलिमिनेट ही कर दिया, पूरा पूरा हटा दिया, लेकिन बहुत जगह आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप पूरा पूरा नहीं हटा सकते, क्योंकि वो प्रोडक्ट की कोर फंक्शनैलिटी का पार्ट होता है। तो उसकी जगह आप उसमें रिडक्शन सोचते हैं कि किस अमाउंट ऑफ रिडक्शन पे हम जाएं, या क्या क्या चीज़ों पर को हम रिड्यूस करें जिससे कंज्यूमर वैल्यू पर असर ना पड़े। वाइल ये जो फालतू का एक एक्सेस दिया जा रहा था कंज्यूमर को, इसको एड्रेस किया जा सके। तो रिडक्शन ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स या सर्टेन एक्टिविटीज़ या प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं उनमें से क्या क्या रिड्यूस करे जा सकते हैं, उनकी एक चेकलिस्ट तैयार होनी चाहिए और उसके बारे में फोकस होना चाहिए। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट कर रहा है उसके साथ बैठकर वी हैव टू इवैल्यूएट, अच्छा इसमें कंज्यूमर का भी बहुत बड़ा प्ले होता है। तो ऐसी सारे कामों में इट इज़ एडवाइजेबल कि आप कंज्यूमर रिसर्च भी ज़रूर करें। जैसे जैसे आप अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं, ERRC, एलिमिनेट, रिड्यूस, रेज एंड क्रिएट को ERRC बोलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का 4 एक्शंस फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि फॉर ग्रांटेड जो फैक्टर्स होते हैं उनको एलिमिनेट करिए, ऐसे चीज़ें जिनको आप रिड्यूस कर सकते हैं और कंज्यूमर को उसका कोई बहुत नुकसान नहीं होगा, उसकी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उनको रिड्यूस करें। क्या हमें अब आ रहा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वी हैव टू रेज सर्टेन थिंग्स, वो चीज़ें जो कंज्यूमर बहुत वैल्यू करता है उनको हमें बढ़ाना भी है अपने प्रोडक्ट में या अपनी सर्विसेज में। तो अगर फंक्शनैलिटी बढ़ानी है तो हमको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मोबाइल फ़ोन का अगेन एक एग्जांपल दूंगा कि उसमें बहुत रिक्वायरमेंट थी कि भाई एंटरटेनमेंट जोड़ दो, आप उसमें प्रोडक्टिविटी जोड़ दो, यानी ऑफिस का काम कर सकने की क्षमता जोड़ दो। नॉलेज बेस इंटरनेट की वजह से जो आ रहा था, या आज की तारीख में तो क्लासेस भी उसी से होती हैं, तो पूरा एडुकेशन भी शिफ्ट हो रहा है, एंड दैट्स हाउ। तो क्या क्या चीज़ें, तो जैसे फ़ोन इंडस्ट्री ने जब से एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी आई या जो आईफोन ने अपने को अपग्रेड किया, अपने फीचर्स को रेज कर दिया, और साथ ही साथ यू हैव टू क्रिएट न्यू एलिमेंट्स ऑल्सो। आपको नए नए एलिमेंट्स भी अपने कंसेप्ट में डालने पड़ेंगे, तब जाकर आप
ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के लिए जो एक प्रोडक्ट होता है, जो एक सर्विस होती है, वो आप क्रिएट कर पाएंगे, ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट कर पाएंगे जो कॉस्ट लीडरशिप में और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में बहुत एप्ट होगा, कंज्यूमर की बहुत बड़ी डिमांड को अट्रैक्ट करेगा और एज ए रिजल्ट बहुत नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट स्पेस को एस्टैब्लिश करने में आपकी पूरी मदद होगी। एक बार वैल्यू कर्व एनालिसिस क्या होती है, जब हम कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि ऐसी रणनीति जिसके बेसिस पर हम एक ऐसा मार्केट स्पेस तैयार करें, एक ऐसी कैटेगरी तैयार करें जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना हो और हमें सफलता और ग्रोथ की बहुत पॉसिबिलिटीज़ हो, मार्जिन्स बहुत अच्छे हों और प्रॉफिट का बहुत पोटेंशियल हो। तो उसमें वैल्यू कर्व एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करता है टू विजुअलाइज द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप और जो डिफरेंशिएशन जिस बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन वो फीचर होता है, वो चीज़ें होती हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस या ऑर्गेनाइजेशन की जिनके बेसिस पर वो अलग से खड़ा दिखता है, आउटशाइन करता है, आउटस्टैंडिंग दिखता है। और ऐसे प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर ज़रूर देखता है, इवैल्यूएट करता है फॉर अ सिंपल रीज़न कि वो एकदम अलग से आउटशाइन करते हैं, वो क्लटर का पार्ट नहीं होते हैं, वो भीड़ का पार्ट नहीं होते हैं, वो कोई भी साबुन नहीं होते हैं, वो डव होते हैं या अपनी कैटेगरी के जो लीडर्स होते हैं वो आउटशाइन करते हैं और आउटशाइन करने से बहुत बड़ी मार्केट डिमांड आपको मिलती है, नेचुरल मिलती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है, जिसको कंज्यूमर परचेज डिसीजन में वन ऑफ द टॉप फैक्टर्स में एक रखता है, उसको कैसे क्रिएट करें। तो यू नीड टू देन ट्राई वैल्यू कर्व एनालिसिस by comparing the value curves of existing products or services with potential blue ocean offerings। यानी अभी जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम दे रहे हैं कंज्यूमर को वर्सेस जब हम एक नया प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट कर रहे हैं अपने कंज्यूमर के लिए, इन दोनों कर्व्स की जब आप तुलना करते हैं, वैल्यू कर्व की एनालिसिस करते हैं कि भाई इसमें हम इसको ये चीज़ें दे रहे हैं, इस तरह से इसके लिए वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, वाइल ब्लू ओशन में हम ये चीज़ें हटा रहे हैं, बट वी आर रेजिंग द बार इन सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट फीचर्स। और इस तरह से जो नया प्रोडक्ट हो रहा है उसका पोटेंशियल कैसे होगा, आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जो स्ट्रैटेजिक गैप्स होते हैं इन दो वैल्यू कर्व में, जो एग्जिस्टिंग मार्केट में ऑपरेट करने पर जो वैल्यू कर्व बन रहा होता है प्रोडक्ट की कॉस्ट का, प्रोडक्ट की डिमांड का, प्रोडक्ट के मार्जिन्स का, प्रोडक्ट की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का, एंड एज अ रिजल्ट साल दर साल उसकी ग्रोथ होती है बहुत फ्लैटन होती है या निगेटिव होती है, कॉस्ट बढ़ रही है, मार्जिन्स घट रहे हैं, डिमांड भी घटना शुरू हो जाती है, कोई नई चीज़ आ जाती है, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये होता है वैल्यू कर्व। और इसी जगह अगर हम ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी पे हम जब नया कर्व बनाने की सोच रहे हैं तो इनमें जो गैप होगा इन दोनों कर्व में उसको आइडेंटिफाई करके हम जो इसका स्ट्रैटेजिक गैप बोल सकते हैं, ये रणनीतिक फासला जो आपको तय करना है, इसको वैल्यू कर्व एनालिसिस बोलते हैं। और इसकी वजह से आप अपने कस्टमर्स को एक सुपीरियर वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं। सो नाउ एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है स्ट्रैटेजी कैनवस बनाना। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि स्ट्रैटेजी कैनवस, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये शब्द इस किताब में यूज़ हुए हैं, लेकिन कॉरपोरेट वर्ल्ड में ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म्स हैं, वैल्यू कर्व एनालिसिस या स्ट्रैटेजी कैनवस। और इस तरह की चीज़ों को ही इसमें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जब हम ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी रणनीति को परस्यू करते हैं जिससे कि हम एक बेहतर मार्केट स्पेस को क्रिएट कर सकें अपने लिए, तो स्ट्रैटेजी कैनवस की ज़रूरत पड़ती है। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनाइजेशन के करंट और फ्यूचर मार्केट पोजीशंस का, कि भाई आज की मार्केट पोजीशन ये है और अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का फासला तय करना है या इस तरह का कर्व है जो अपवर्ड्स जा रहा है, तो ये जो इस तरह की ग्रोथ है ये है हमारा स्ट्रैटेजी कैनवस। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारा मेज़र होता है। तो वो फैक्टर्स जो इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो कस्टमर भी वैल्यू करता है, और ऐसे एरियाज जहाँ पर डिफरेंशिएशन को अचीव किया जा सकता है, वो इस रणनीतिक पाथ के इस कैनवस के पार्ट होते हैं। ये स्ट्रैटेजिक अप्रोच है कि हम ये देखते हैं कि भाई हमारा जो करंट मार्केट पोजीशन है और जो फ्यूचर की मार्केट पोजीशन है उनके बीच में हाउ डू वी डिफाइन द न्यू स्ट्रैटेजी, और उसी को मैप करके कैसे हम उन एरियाज को आइडेंटिफाई करें
जो कंज्यूमर वैल्यू करता है कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये सारी चीज़ें जो अभी तक मैंने बात करी है ये प्रैक्टिकली फोकस्ड थी कि कैसे या तो हम कॉस्ट लीडरशिप ले लें या फिर हम डिफरेंशिएशन पर फोकस करें, बट दिस ऑल वाज वेरी वेरी प्रोडक्ट पर से या ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस पर से पे थी। अब आ जाते हैं कि कोई भी रणनीति और इतनी बड़ी रणनीति जिसमें आप एक शिफ्ट चाह रहे हैं, कैसे अनकंटेस्टेड मार्केट स्पेस को अपने लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसको बनाने के लिए आपका जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें बहुत सारे हर्डल्स होंगे क्योंकि आपकी टीम अट्यून्ड नहीं रहती। ये सब टॉप मैनेजमेंट या बोर्ड रूम उस तरह के जब लोगों की बैंडविड्थ की वजह से वो इस पर फोकस कर रहे हैं, बट जो मैसेज नीचे जा रहा है वो उतना अलाइन नहीं होता है, तो बहुत सारा हर्डल क्रिएट होता है, चैलेंजेस आते हैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पर। दैट ऑल वाज द प्लानिंग पार्ट कि हम स्ट्रैटेजी कैनवस बना रहे हैं, वैल्यू कर्व की एनालिसिस कर रहे हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन में क्या बाधाएं आ सकती हैं जब हम अब एक्चुअली उसके एग्जीक्यूशन पाथ पर आ रहे हैं, तो क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। तो इम्प्लीमेंटिंग अ ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी इट रिक्वायर्स अ शिफ्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल माइंडसेट एंड कल्चर। अब यहाँ संगठन के माइंडसेट, जो कलेक्टिव माइंडसेट होता है, पता चला उसके 4 सीनियर मेंबर्स एक दिशा में सोच रहे हैं, 2 एक दिशा में सोच रहे हैं, 2 को इस रणनीति में बहुत नुकसान नजर आ रहा है या उनकी अपनी मेंटल कैपेबिलिटी उतनी तैयार नहीं है, बहुत बार ऐसा भी होता है, एंड फॉर दैट ओनली दे वांट टू मेंटेन द स्टेटस क्वो और वो उसी को प्रमोट करते हैं। तो इस तरह के उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशनल माइंडसेट चेंज करना पड़ता है और एक नए रास्ते पर, क्योंकि आप जा रहे हैं, बहुत सारी वैल्यू इंजीनियरिंग हो रही होती है, करंट मार्केट स्पेस को धीरे धीरे आप शिफ्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, नए प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं, उसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो भी एक चैलेंज का पार्ट अक्सर प्ले करता है और आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग में रखना होगा। सो यू हैव टू एंश्योर कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम किया जाए और सारा ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक ही तरह से सोचे कि कैसे उसको वैल्यू इनोवेशन करनी है, कैसे उसको कॉस्ट लीडरशिप अटेन करनी है, कैसे उसको 6 पाथ्स फ्रेमवर्क से अपॉर्चुनिटी एरिया देखना है अपने लिए, कैसे अलग अलग फंक्शंस, चाहे वो फाइनेंस हो या HR हो या सेल्स हो या मार्केटिंग हो या ऑपरेशंस हो, प्रोडक्शन हो, ये सारी चीज़ों में अलग अलग डिपार्टमेंट में भी हर ऑर्गेनाइजेशन का जो टीम मेंबर है वो इस नई स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने में सहयोग करे, तब जाके ये सक्सेसफुल होती है, तब जाके इसके जो कॉस्ट बेनिफिट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को मिलना शुरू हो पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर हमारा अपना बिजनेस है तो अब इसको और प्रैक्टिकल ढंग से समझते हैं कि कैसे हम अनपैरेलल मार्केट डिमांड, ये जो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की अभी तक हम लोग बातचीत कर रहे थे, इसके माध्यम से हम कैसे अनपैरेलल मार्केट डिमांड को क्रिएट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप आपको सजेस्ट किया जा रहा है वो है यू हैव टू आइडेंटिफाई द मार्केट फैक्टर्स, यानी अभी जो आपकी करंट मार्केट है उसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, यानी करंट मार्केट लैंडस्केप है कैसा। व्हेन आई से कि मार्केट लैंडस्केप, तो मार्केट क्या है, उसमें कौन कौन कंपनी एकदम आपके जैसा काम कर रही है, कौन थोड़ा सा अलग कर रही है, क्या क्या प्रोडक्ट आ रहे हैं, किस प्राइस पॉइंट पे आ रहे हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो करंट मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, करंट मार्केट लैंडस्केप क्या है, यानी कौन कौन है, किस जगह पर है, किस पोजीशन को लेकर खेल रहा है, कितने प्रोडक्ट से खेल रहा है, कितना कंज्यूमर डिमांड को केटर कर रहा है, मार्केट शेयर क्या है। ये तो हो गया करंट मार्केट लैंडस्केप। अब दूसरी चीज़ होती है कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है, ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं, डिमांड के ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं। कंज्यूमर अभी भी सेम प्रोडक्ट जो वो आज से 5 साल पहले परचेज कर रहा था रफली वैसा ही प्रोडक्ट ले रहा है या धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है किसी और तरह के प्रोडक्ट पर। इस वजह से क्या डिमांड के पैटर्न्स क्या हैं, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स। कस्टमर नीड भी क्या है, अब ये एक एक्सटर्नल एनालिसिस है, आपको जाके कंज्यूमर को रीच आउट करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, उसकी जो डिमांड है वो क्या है, उसकी इंसाइट्स क्या हैं, और उसके बेसिस पर आप अपना नया
जो वैल्यू क्रिएशन करते हैं उसको उस तरह से अप्रोच किया जाता है, और जो करंट पेन पॉइंट्स हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, सो दैट आप पोटेंशियल ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लिए सोचना शुरू कर सकें, क्रिएट कर सकें, विजुअलाइज कर सकें। सो फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द मार्केट एंड इट्स फैक्टर्स। अब ये सारा जो एनालिसिस और रिसर्च का काम था, ये करने के बाद आप वैल्यू इनोवेशन पर आते हैं कि आपको अब एक ऐसा वैल्यू प्रपोजिशन डेवलप करना है जो डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप, ये दोनों शब्द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के कॉर्नर स्टोन हैं, फंडामेंटल हैं, सबसे महत्वपूर्ण 2 पॉइंट हैं। बार बार जो इनको मैं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ऐसा प्रोडक्ट जो आउटशाइन करे, या ऐसी सर्विस जो अपने आप में एकदम दिखे, अलग से दिखे, आउटस्टैंडिंग हो। तो ऐसा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ऐसे फीचर्स प्रोडक्ट के, ऐसे बेनिफिट्स प्रोडक्ट के, और वो सारा कुछ लो कॉस्ट पर आए। कॉस्ट लीडरशिप भी आपको एस्टैब्लिश करनी है। तो अब आपको अपने जिस भी बिजनेस को आप कर रहे हैं उसके लिए यू हैव टू डेवलप अ यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन दैट फोकसेस ऑन ऑफरिंग्स दैट आर डिफरेंशिएटेड इन फीचर्स एंड बेनिफिट्स while also achieving lower cost। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रहे हैं so as to pursue blue ocean strategy, और ये सारा काम हो रहा है लो कॉस्ट पर, जिससे कंज्यूमर को इस तरह के नए प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने में कोई दिक्कत ना आए बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, क्योंकि सारी ही मार्केट्स अमूमन बहुत कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट होती हैं, प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स होती हैं। तो आइडेंटिफाइंग द मार्केट फैक्टर्स एंड वैल्यू इनोवेशन को परस्यू करना, ये 2 पाथ हो गए। अब जो तीसरा स्टेप आता है वो है स्ट्रैटेजिक प्राइसिंग का, कि हमें ऐसी प्राइसिंग सेट करनी होती है या ऐसी प्राइसिंग अप्रोच लेनी होती है जो वैल्यू बेस्ड हो, जो यूनिक ऑफरिंग हो, कस्टमर का जो परसेप्शन और जो हमारा जिस मार्केट सेगमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं उसके लिए वो बहुत यूनिक हो, बहुत वैल्यू वाली हो, जिससे उसको लगे कि हाँ, जिस प्राइस पॉइंट पर ये वैल्यू मेरे को मिल रही है दैट इज़ वेरी गुड फॉर मी, और वो पूरी जो सो कॉल्ड जो लेटेंट डिमांड है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए और डिमांड में बदल जाए। तो हमको ऐसी प्राइसिंग सेट करनी पड़ती है जो कि टैप कर सके पूरे टारगेट सेगमेंट को और अपनी प्राइसिंग के दम पर। अब हमने जैसा आपको बता रहा था मैं कि अब हमने प्राइस भी अच्छे से सेट कर लिया, स्ट्रैटेजिक प्राइसिंग करी, और ये प्राइसिंग अब मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन के थ्रू ये हमारी टारगेट ऑडियंस पर पहुंचाने का भी काम है। पता चला आपने सारा काम कर लिया, आपने वैल्यू एनालिसिस कर ली, आपने एक अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया, आपने उसकी बहुत अच्छी प्राइसिंग भी बना ली, लेकिन इसके बारे में अगर आपने अपने टारगेट सेगमेंट को बताया ही नहीं, वो उसको ये अवेयरनेस ही नहीं है कि किस तरह का प्रोडक्ट है जो सुपर वैल्यू दे रहा है, एकदम डिफरेंशिएटेड है और लो कॉस्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि उसकी कॉस्ट बहुत हाई फाई है, फ्रॉम द प्रिवेलिंग ऑप्शंस वो बहुत कॉम्पिटिटिव भी है, तो ऐसे प्रोडक्ट को तो कंज्यूमर लैप करेगा, यानी उसको हाथों हाथ लेगा। लेकिन ये तब नहीं होता है जब इस तरह की चीज़ की मार्केटिंग ही नहीं होती है, राइट कम्युनिकेशन ही नहीं गया होता, आप अपनी बात ही नहीं कह पाए होते हैं। तो द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू क्राफ्ट कंपेलिंग मार्केटिंग मैसेजेस दैट क्लियरली कम्युनिकेट द यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन टू पोटेंशियल कस्टमर्स एंड नॉन कस्टमर्स। आपने एक ऐड देखा होगा कि इंडिया में तो फॉग ही चल रहा है, और कैसे इस कंपनी ने बहुत स्मार्टली जो गैस बेस्ड डिओ स्प्रेज थे उसमें ज़ीरो गैस के कंसेप्ट को किया। कंज्यूमर को हमेशा लगता था कि इसमें तो गैस ही भरी होती है, 10 दिन में 15 दिन में ख़त्म हो जाता है। दैट वाज अ ह्यूज इनसाइट। इस कंपनी ने इसको लिवरेज किया, इसको करेक्ट किया, ज़ीरो गैस और ट्रांसपेरेंट लिक्विड दिखाया, भाई अंदर क्या भरा है उसको उसने दिखाया भी, और उसके बेसिस पर पूरी नई मार्केट क्रिएट कर ली, पूरी मार्केट डिमांड को कैप्चर कर लिया। तो उसको बताने में लेकिन उसने कितना अच्छा कम्युनिकेशन डिज़ाइन किया फॉग का, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो इट वाज अ वेरी गुड केस ऑफ ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। और मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन में उस बिजनेस ने बहुत अच्छे से अपना एक कंपेलिंग कम्युनिकेशन क्रिएट किया और उस पर बहुत अच्छा इनपुट डाला, मार्केटिंग मनी डाला, जिसको बोलते हैं कि मीडिया पर अच्छा पैसा खर्च किया, सो दैट इसका ये मैसेज इस प्रोडक्ट के बारे में हर टारगेट कंज्यूमर को भी पहुंचे और फ्यूचर कंज्यूमर्स को भी पहुंचे जो अभी कैटेगरी के पार्ट नहीं है, उनको भी ये क्लियर हो जाए। सो दैट वाज अ वेरी स्मार्ट
एम्प्लॉय बाय दिस कंपनी। ये सारा करने के बाद भी आप शांत नहीं रह सकते हैं एज ए स्ट्रैटेजी, तो आपको कांस्टेंट इनोवेशन करते रहनी पड़ेगी। देखिए, अगर आपने अपने लिए ब्लू ओशन क्रिएट कर लिया है और ये स्ट्रैटेजिक मूव ले लिया है, तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगा, बहुत अच्छी डिमांड मिल जाएगी। लेकिन ये डिमांड बहुत ज़्यादा दिन तक इसलिए नहीं रह पाती कि जब लोगों को आइडिया लग जाता है कि इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, कंज्यूमर इस ट्रेंड को मांग रहा है, तो बाकी कंपनीज भी आप ही की तरह का काम करना शुरू कर देंगी। ऐसी स्थिति में जो कल के ब्लू ओशन थे, वो आगे जाके रेड ओशन में भी बदलने की पॉसिबिलिटी रहती है कि भाई एंट्री बैरियर किस तरह के हैं, टेक्नो बैरियर है या किस तरह से आपने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कोई बैरियर्स नहीं है तो हर कोई आ जाएगा और इस तरह का प्रोडक्ट बनाने लगेगा, तो फिर से ये रेड ओशन हो जाएगा। हालांकि आपकी एक पोजीशन बन जाएगी, आपकी एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको लगातार ब्लू ओशन अपने लिए क्रिएट करते रहने हैं। एज अ रिजल्ट यू हैव टू परस्यू कंटिन्यूअस इनोवेशन, यानी संगठन में इनोवेशन का कल्चर होना चाहिए, जिससे मतलब काफ़ी सारे चेंजेस जो हो सकते हैं प्रोडक्ट लेवल पर या सर्विस लेवल पर या कंज्यूमर डिमांड को मीट करने में, वो सारी चीज़ों को जब हम मेंटेन कर लेते हैं, वो पार्ट ऑफ कल्चर हो जाता है, तब हमारे लिए कांस्टेंट ब्लू ओशंस क्रिएट होते रहते हैं। अभी तक जो मैं बातें कर रहा था वो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्या होती है, रेड ओशन स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसके क्या मेन पॉइंट होते हैं, की कंसेप्ट्स क्या होते हैं, 6 पाथ फ्रेमवर्क क्या है, ERRC क्या है, जो 4 फंक्शनल चीज़ें होती हैं वो क्या है। सो इन कंसेप्ट्स को डिस्कस किया हम लोगों ने, और कैसे अपने लिए हम ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को परस्यू कर सकते हैं, इस बारे में बातचीत कर रहे थे। अब बात करते हैं कि क्या होते हैं इसके बेनिफिट्स, और केवल बेनिफिट ही होता है या कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। तो जो बेनिफिट्स हैं वो बड़ा क्लियरली, कंपटीशन रहता ही नहीं, कंपटीशन आउटडेटेड हो जाता है, कंपटीशन आपके सामने बहुत नगण्य हो जाता है, इट लुक्स वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ यू। तो इट इज़ अबाउट रिड्यूस्ड कंपटीशन एंड इंक्रीज्ड मार्केट शेयर। जो दूसरा बड़ा फायदा होता है वो है आपके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, यू स्टार्ट अचीविंग हायर प्रॉफिट मार्जिन्स। अब नॉर्मली हम में से सारे लोग बिजनेस करते क्यों हैं? बिजनेस इसीलिए किया जाता है कि हम एक हेल्दी प्रॉफिट्स भी उससे एक्सट्रैक्ट कर सकें, जिससे, और दैट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ द बिजनेस। तो अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स परस्यू करने की एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, यही इसका बेनिफिट है। और साथ ही साथ बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड लो कॉस्ट, कंज्यूमर या कस्टमर लॉयल्टी भी हमारे साथ रहती है, यानी कि ये केवल आज का मुनाफा नहीं है, वी कैन कंटिन्यू दिस बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड। भाई बिजनेस वही अच्छा होता है जो सस्टेन्ड बेसिस पर लगातार प्रॉफिट्स को डिलीवर करे, और कोई 4 महीने कर गया, 6 महीने कर गया, 1 साल कर गया, अगर शॉर्ट टर्म बस्ट हैं तो फिर वो स्ट्रैटेजिक नहीं है, वो एक दूसरी तरह का बिजनेस है। इसमें और एक बड़ा फायदा होता है कि ये सारी स्ट्रैटेजी परस्यू करने के कारण आपकी जो ब्रांड की रेपुटेशन होती है कंज्यूमर माइंड स्पेस में, वो एकदम अलग तरह की बनती है। और रेपुटेशन पे ही बिजनेस आता है, क्योंकि बिजनेस आता है ट्रस्ट पर। कंज्यूमर माइंड स्पेस में अगर आपकी रेपुटेशन है, आपका ट्रस्ट है, तो आपके इस प्रोडक्ट या सर्विस को तो वो हाथों हाथ ले ही रहा है, फ्यूचर में भी आपको इस कस्टमर जो एक तरह का समूह है, इस पर अपने फ्यूचर प्रोडक्ट्स को भी डालने में बहुत दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि दे नो योर रेपुटेशन। तो एक तरह से एनहांस्ड ब्रांड रेपुटेशन और डिफरेंशिएशन का आपको बहुत फायदा मिलता है। अब आते हैं कि चैलेंजेस क्या होते हैं। बहुत बार आइडेंटिफाई करना और ये समझना कि नया मार्केट स्पेस है क्या, उसका पोटेंशियल साइज क्या हो सकता है, इसको एक्यूरेटली समझने में कई बार मिसकैलकुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे आपने सुना भी होगा कि कोई कोई प्रोडक्ट वक्त के बहुत पहले लॉन्च हो जाता है, उस समय उसकी डिमांड नहीं होती, उसके 3 साल बाद सेम तरह का प्रोडक्ट आके बहुत अच्छे से वो अपने को मार्केट कर ले जाता है। तो कोई ना कोई चूक हो जाती है एक्यूरेसी में। ये एक बड़ा चैलेंज है कि अक्सर काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि जो शुरुआत में काफ़ी हाथ जल जाते हैं इन द नेम ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, और जिसमें हमने समझा होता है कि कंज्यूमर को ये वैल्यू नहीं चाहिए, कई बार वो वैल्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, एंड एज अ रिजल्ट वो डिनाई कर देता है या एक्सेप्ट नहीं करता इस तरह के नए प्रोडक्ट को। तो वी हैव टू बी श्योर अबाउट आवर कैलकुलेशंस। संगठन में भी देखिए, हर संगठन, और खासकर जितना बड़ा संगठन होगा उतना बड़े रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। संगठन लेवल पर
ये जो शिफ्ट है ये बहुत अमूमन बड़े संगठनों में तो खासकर ये इसके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो आपको वो रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ेगा सो दैट वी कैन चेंज आवर स्ट्रैटेजी एंड बी अ पार्ट ऑफ ब्लू ओशन काइंड ऑफ मार्केट स्पेसेस। डिफरेंशिएशन भी देना है, कॉस्ट लीडरशिप भी रखनी है और इसका बैलेंस बना के रखना है। ऐसा नहीं कि इतनी कॉस्ट लीडरशिप इतना सस्ता दे दिया कि हमारे मार्जिन्स ही ड्राई आउट हो जाएं और इतने फीचर्स डाल दिए उसमें कि ये जो इक्वेशन है इसका बैलेंस खराब हो जाए। सो नो, वी हैव टू बी श्योर कि कंज्यूमर एंड पर हम क्या चार्ज करेंगे और उसका फंक्शन ये होता है कि हम किस तरह के फीचर्स की लोडिंग रखेंगे और कितना कॉस्ट हमें पड़ेगी, किस तरह से कॉस्ट लीडरशिप को हम मेंटेन करेंगे जिससे कि हम कंज्यूमर को भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एकदम सही दाम पर अपने लिए अच्छा मुनाफा रखते हुए ऑफर कर पाएं। तो ये चैलेंजेस भी होते हैं। आइए बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, कुछ सक्सेस स्टोरीज की जो इंडिया के एनवायरनमेंट में हुई है, क्योंकि ये ग्लोबल स्ट्रैटेजी थी जो वर्ल्ड ओवर, जिसके बेसिस पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इन फ्रेमवर्क्स को अपनाया और इनके बेसिस पर अपने को बहुत ग्रो किया। कुछ एग्जाम्पल्स जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जैसे टेस्ला का एग्जाम्पल। जब अमूमन सारे ही ऑटोमोबाइल्स कंपनी वर्ल्ड ओवर गैसोलीन पर काम कर रही थी, यानी पेट्रोल और डीजल और गैस पे काम कर रही थी, टेस्ला देन केम विद अ शार्प फीचर बेस्ड, यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखिए उसने कैसे लिया, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी थी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली थी, गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी वैसे ही चेंज हो रहे थे, उसने इस तरह का एक अपना ऑटोमोबाइल बनाया, अपना प्रोडक्ट बनाया जो कि ईवी सेगमेंट कहलाता है। और सुपीरियर प्राइसिंग तो नहीं थी, इट वाज अफोर्डेबल फ्रॉम अ यूरोपियन पर्सपेक्टिव। उन्होंने बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट भी बनाया है, लेकिन उसमें जो फीचर्स हैं वो बहुत कटिंग एज फीचर्स हैं, जो डिज़ाइंस हैं कार के वो बहुत सुपीरियर डिज़ाइंस हैं। एंड इसलिए टेस्ला इज़ सपोज टू बी वन ऑफ द बेहेमोथ। इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से ये कंपनी इतनी बड़ी बन गई, क्यों? क्योंकि इसने अपने लिए एक ब्लू ओशन क्रिएट किया। नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल अगर आप ले लें कि नेटफ्लिक्स जैसे इंडिया में होता था काफ़ी समय पहले कि डीवीडी रेंटल्स पे जाती थी, मूवीज़ देखनी होती थी किसी को घर पर, सबके पास अपने वीसीआर्स होते थे जिनके घरों में भी होते थे। तो अमेरिका वगैरह में, ये अमेरिका की कंपनी है, यूएसए में वीसीआर या जो तो डीवीडीज़ के रेंटल की कंपनी थी। स्लोली एंड स्लोली जब स्ट्रीमिंग का टाइम आया तो इट कन्वर्टेड इटसेल्फ, और इन्होंने बहुत सारी एग्जिस्टिंग जो एंटरटेनमेंट्स हैं, यानी जो मूवीज़ हैं या जो टीवी सीरियल्स हैं, उनके राइट्स ले लिए और सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू की। नेटफ्लिक्स अपनी तरह का ऑलमोस्ट अकेला बिजनेस था काफ़ी समय तक, और उसके बाद देन उसके कॉपी बिजनेसेस आने शुरू हुए। आज की तारीख में वो भी स्पेस थोड़ा कंजस्टेड होता जा रहा है, लेकिन वो अभी भी डिफरेंशिएशन को परसीव करता है और बहुत अपने ओरिजिनल कंटेंट्स को भी अब वो प्रोड्यूस करता है। दे हैव टर्न्ड प्रोड्यूसर्स, एंड बहुत सारे नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स आते हैं जो किसी और स्ट्रीमिंग कंपनी के पास नहीं होते। तो इस तरह से नेटफ्लिक्स ने भी अपने लिए ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्रिएट की। ये सारी बातें हो रही हैं दुनिया भर के ग्लोबल बिजनेसेस की। आइए देखते हैं हिंदुस्तान में किन बिजनेसेस ने इस काम को बहुत अच्छे से किया। पहला एग्जाम्पल जो आज मैं देने जा रहा हूँ वो है टाटा नैनो का। अब टाटा नैनो ने भी मतलब इंडियन इंडस्ट्री में, इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का एक बहुत शाइनिंग एग्जाम्पल है टाटा नैनो। वो चली नहीं चली वॉज अ डिफरेंट केस, बट देन व्हाट हैपेंड, उन्होंने एक ऐसा सेगमेंट आइडेंटिफाई किया था जो अनटैप्ड था। लखटकिया कार के नाम से इट केम। इवेंचुअली कंज्यूमर डिमांड, वो जो इमोशनल बेनिफिट की, स्टेटस की थी, वो पूरी नहीं हुई, और इस वजह से इनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी फेल हो गई, वो दूसरी चीज़ थी। लेकिन टाटा नैनो इवेंचुअली वर्ल्ड ओवर एक्सपोर्ट्स में ठीक कर रही है। सो आपने देखा कि उन्होंने एक ऐसा सेगमेंट आइडेंटिफाई किया जो अनटैप्ड था, यानी लोअर इनकम पॉपुलेशन कार अफोर्ड नहीं कर पाता था, और करंट मार्केट केवल अफोर्डेबिलिटी वाले कस्टमर से बनी थी। उन्होंने वो जो बाइक का कंज्यूमर था, कस्टमर था, उसको टैप करने के इरादे से एक ऐसी कार, एक ऐसी कॉस्ट पर लॉन्च करने की सोची जो कि बहुत सारे बाइकर्स को अपग्रेड करके कार में ले आती। दैट वाज द बेसिक थॉट। सो उन्होंने एक ऐसी कॉम्पैक्ट अफोर्डेबल कार क्रिएट की जो उस सेगमेंट को अप्रोच कर रही थी, और उसको दुनिया के सबसे चीपेस्ट कार
यानी द चीपेस्ट कार इन द वर्ल्ड के नाम से पोजीशन किया। नाउ बाय ऑफरिंग अ लो कॉस्ट सेफ और रिलायबल व्हीकल, टाटा मोटर्स ने एक नया मार्केट स्पेस क्रिएट किया था। बहुत सारे बाइक वाले लोगों ने टाटा नैनो ली थी एंड जनरेटेड सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। आज भी बहुत जगह टाटा नैनो एक्सपोर्ट में जाती है क्योंकि स्टिल उसका जो वैल्यू प्रीपोजिशन था वो बहुत साउंड था कि एक कार जो कि सेफ हो, जो रिलायबल हो, वो निहायत लो कॉस्ट हो, वो एक अनटैप्ड मार्केट सेगमेंट के लिए लॉन्च की गई थी और वो सेमी सक्सेस थी भी अपने समय पर। सो दिस वाज एग्जांपल ऑफ टाटा नैनो। एक रीसेंट एग्जांपल आपको पतंजलि आयुर्वेद का के बारे में बात करते हैं। नॉट टू से सबको मालूम है कि बाबा रामदेव की कंपनी है पतंजलि आयुर्वेद, और इंडियन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में, जिसको एफएमसीजी भी बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, उस इंडस्ट्री में ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्रिएट करी इस कंपनी ने अपने लिए। और ये एक बहुत ज्वलंत एग्जाम्पल है। इट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू क्रिएट अ ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी फॉर अ एफएमसीजी कंपनी इन इंडिया। पतंजलि ने ये आइडेंटिफाई किया था कि जो डिमांड पैटर्न्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं, वो नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बढ़ रहे हैं। कंज्यूमर एंड पर कॉस्मेटिक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट बेस्ड जो भी चीज़ें थी वो थोड़ा सा चलन में कम आ रही थी। प्रेफरेंस बढ़ रहा था कि कैसे हम ज़्यादा आयुर्वेदिक बेस्ड या नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, और हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर हिंदुस्तान में बढ़ रहा था। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने वाइड रेंज ऑफ अफोर्डेबल हर्बल प्रोडक्ट्स, जिसमें पर्सनल केयर के प्रोडक्ट थे, फूड था, फूड प्रोडक्ट्स थे, हेल्थ केयर के आइटम्स थे, जो कि बात कर रहे थे कि जो इंडिया की हेरिटेज है, यानी आयुर्वेदा बेस्ड या हर्बल चीज़ों के बेस्ड जो भी इंडियन चीज़ें हैं जिनसे हम कोरिलेट करते हैं एज ए इंडियंस, उनके इस्तेमाल को उसने दिखाया और उसके बेसिस पर वो प्रोडक्ट क्रिएट करे और बहुत अच्छी एक रेंज क्रिएट करी। सो बाय ऑफरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस, पतंजलि के प्राइसेस बहुत हाई फाई नहीं होते हैं, और उन्होंने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बहुत रीजनेबल कॉस्ट पर जब मार्केट में लॉन्च किए तो उन्होंने बहुत अच्छा मार्केट शेयर, बहुत सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर ईट आउट किया अपने कंपटीशन से। और आपको बता दूं, एफएमसीजी मार्केट स्पेस बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट स्पेस होता है, बहुत थिन मार्जिन्स पर काम करता है। अक्सर सोप्स या इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत थिन मार्जिन्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, या डिटर्जेंट की जो कैटेगरी है दैट्स अ वेरी थिन मार्जिन कैटेगरी। ऐसे स्पेसेस में नेचुरल प्रोडक्ट्स की डिमांड को पकड़ते हुए हर्बल प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, अक्रॉस कैटेगरीज जो सब कैटेगरीज हैं उनमें लॉन्च किया, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाया और बहुत अच्छा मार्केट शेयर लिया। तो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के लिए अगर आपसे कोई पूछे तो पतंजलि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए हो सकता है। ओयो रूम्स की बात होती है तो ओयो रूम्स ने बजट एकोमोडेशन सेक्टर को इंडिया में एक तरह से रिवॉल्यूशनाइज किया। होटल्स एक पेन एरिया था, और कोई भी थोड़ा सा सामान्य होटल जो कि अच्छे लुक एंड फील पे हो, हाइजीनिक हो, ये 2000 रुपये से कम में नहीं अप्रोच होता था या 2500-3000 पे जाता था। इनके कोई प्राइसिंग पैरामीटर्स नहीं थे, जो जिसका जैसा मन आता था। बड़ी अनस्ट्रक्चर्ड सी मार्केट थी। ओयो रूम्स ने भी इसमें ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के कंसेप्ट को लिवरेज किया, यूटिलाइज किया। उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि एक सेट ऑफ ट्रेवलर्स हैं, या ट्रेवलर्स की एक अनमेट नीड होती है कि भाई हमको अफोर्डेबल और स्टैंडर्ड होटल रूम्स चाहिए, हमको 1000-1200 रुपये में होटल का रूम चाहिए, पहली चीज़। और ऐसा नहीं है कि हम कोई भी गंदा संदा होटल ले लेंगे, वी नीड टू हैव स्टैंडर्ड हाइजीनिक गुड रूम। तो ओयो ने बहुत सारे छोटे और बजट होटल्स से पार्टनरशिप की, उनमें से कुछ को रिवैम्प करवाया, उनकी ऑफरिंग्स को स्टैंडर्डाइज किया, और उसके बाद जो उनके यूज़र थे उसको एक फ्रेंडली ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। यानी आप देखिए, रीच में उसने अपने को टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत अच्छी रीच दी अपने कस्टमर्स को। सो इट वाज वेरी इजी फॉर एनीवन टू बुक अ ओयो रूम, एक्सपेक्ट कि साफ सुथरा सा एक बेहतर कमरा सस्ते दामों पर हमको मिल जाएगा हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट सारे शहरों में। तो जो
जो बहुत सारे छोटे छोटे बजट होटल्स थे उनका अपग्रेडेशन हुआ, कुछ नए होटल्स भी आए, उनसे उसने टाई अप किया। अपनी उसकी कोई भी अपना इन्वेंट्री नहीं है, दे हैव नॉट इन्वेस्टेड इन अ सिंगल होटल, बट जो जो अनमेट डिमांड थी, यानी वो जो जो इन्वेंट्री मार्केट में ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको स्टैंडर्डाइज किया और एक तरह से अपने लिए एक पूरा नया बिजनेस क्रिएट कर लिया। सो बाय ऑफरिंग कंसिस्टेंट क्वालिटी, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग एंड अ हैसल फ्री एक्सपीरियंस, ओयो ने अपने लिए एक पूरा नया मार्केट स्पेस क्रिएट किया और ओयो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट होटल चेन हो गई। So that was a brilliant example of how to create a new market space for ourselves और unparalleled market demand को अपने लिए कैसे क्रिएट किया जाए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि स्विगी करके जो कंपनी है, जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, उसने भी डिसरप्ट किया ट्रेडिशनल फूड डिलीवरी मार्केट को इंडिया में। बहुत बार कस्टमर लेवल पर, कंज्यूमर लेवल पर जब खाना ऑर्डर किया जाता था मल्टीपल रेस्टोरेंट से, तो बहुत सारे इनकन्वीनियंसेस थे, आ रहा है नहीं आ रहा है, किस प्राइस पे आएगा, आने जाने का कितना चार्ज लेगा। स्विगी ने एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म, सिंगल प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया फूड डिलीवरी का, और उन्होंने बहुत सारे लोकल रेस्टोरेंट्स के साथ पार्टनरशिप की। पहले हर रेस्टोरेंट का अपना स्कूटर बॉय होता था जो कि खाना रूट पे लाता हुआ दिखता था, तो एक ऑर्डर कुछ 1.5-2 घंटे में मिलता था। उन्होंने पार्टनरशिप की न्यूमरस लोकल रेस्टोरेंट से, एक एफिशिएंट डिलीवरी सर्विसेज की पूरी फ्लीट उन्होंने क्रिएट करी, और अपना जो ऐप था वो दैट वाज अ वेरी यूजर फ्रेंडली ऐप, उसमें सारे ऑप्शंस दिखाए कि कौन कौन से रेस्टोरेंट उसके पार्ट हैं, कैसे खाना ऑर्डर हो सकता है, और क्विक डिलीवरी सर्विसेज पे उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया। सो देयर यूजर फ्रेंडली ऐप, देयर क्विक डिलीवरी और एक्सटेंसिव रेस्टोरेंट ऑप्शंस के कारण उन्होंने अपने लिए एक बहुत अच्छी सी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्रिएट की और एक लार्ज कस्टमर बेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ट्रेडिशनल प्लेयर्स जो मार्केट में थे उनको आउटशाइन किया, उनको डिफीट किया और अपने लिए एकदम नई तरह का बिजनेस क्रिएट किया। बाईजूस जो एजुकेशन सेक्टर का की सबसे बड़ी कंपनी है आज की तारीख में इंडिया में, इट्स एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो उसने एजुकेशन सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर दिया। कोविड के समय ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पर ही पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री चल रही थी, स्कूल्स चल नहीं रहे थे, कोचिंग्स ऑफलाइन चल नहीं रही थी, तो वो सबसे बड़ा समय था जब इस तरह की कंपनीज को बहुत तगड़ा पुश मिला। लेकिन बाईजूस वाज द वन जिसने इंडिया में इसको सबसे अच्छे ढंग से जिसको बोलते हैं कि सबसे अच्छे ढंग से लीवरेज किया, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि पर्सनल और एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को नहीं मिल रहा है जो कि घर के कंफर्ट से दिया जा सकता है। किसी भी स्कूल या कोचिंग आने जाने का जो ट्रांजिट टाइम है वो हैसल, देन नॉन स्टैंडर्ड डिलीवरी बाय टीचर्स, कोई टीचर एक्स तरह से पढ़ाता है, दूसरा टीचर वाई तरह से पढ़ाता है, इस तरह की चीज़ों को नॉन स्टैंडर्ड जो एक्सपीरियंसेस थे स्टूडेंट लेवल पर उन्होंने ऑफर किए, इंटरैक्टिव वीडियो लेसन्स किए, अडेप्टिव लर्निंग टेक्निक्स के माध्यम से क्विजेज वगैरह दी, तो प्रोडक्ट को भी रिवैम्प किया, स्टैंडर्डाइजेशन किया, और घर के कंफर्ट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उन्होंने उस ट्रांजिट को भी मैनेज किया और अपना एजुकेशन प्रोडक्ट डेवलप किया। एक शानदार ऐप बनाकर उसको, इतना यूजर फ्रेंडली ऐप है कि आप उसमें आराम से अपनी एजुकेशन नीड्स को satisfy कर सकते हैं। So by providing a convenient and effective learning solution, बायजूस ने भी एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर कैप्चर किया एजुकेशन इंडस्ट्री का, और इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड टेक कंपनीज ग्लोबली। आज की तारीख में दुनिया के सबसे ज़्यादा वैल्यूड कंपनीज जो एजुकेशन या टेक सेक्टर में काम कर रही हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन कंपनी हैं, उनमें बायजूस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड कंपनी मानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें बायजूस ने की और एक बहुत अच्छा अपने लिए अनटैप्ड मार्केट स्पेस तैयार किया। दोस्तों, जैसा मैंने इस सेशन की शुरुआत में आपसे बताया था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब आप कोई नया बिजनेस करने जा रहे हैं, ये देखना कि आप जिस बिजनेस को अप्रोच कर रहे हैं वो कैसा बिजनेस है, वो क्या रेड ओशन का पार्ट है, यानी बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत खून खराबा है, कम मार्जिन्स हैं, डिस्काउंटिंग पे काम हो रहा है, लो कॉस्ट पे काम हो रहा है, या एक ऐसे बिजनेसेस भी बनाए जा सकते हैं या उनका पार्ट हुआ जा सकता है जो एक तरह से अनटैप्ड हैं,
ऐसी मार्केट स्पेसेस हैं जिन पर अगर काम किया जाए तो बहुत सारा मुनाफा, ग्रोथ पोटेंशियल और सारी चीज़ें मिल सकती हैं। आज के इस सेशन में हम लोगों ने ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, उसके कंसेप्ट, उसके फंडामेंटल्स, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसके स्टेप्स क्या हैं, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके समझा कि कैसे ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी अगर आप उसको समझ के अपने बिजनेसेस में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके बिजनेसेस को बहुत फ़ायदा होगा। और जो भी कंपनीज इस तरह की स्ट्रैटेजी को परस्यू कर रही हैं, प्रूवन है कि उन्होंने अपने लिए बहुत सारे बेहतर मार्ग खोले हैं ग्रोथ के और प्रॉफिट के। आई होप सो कि इस सेशन में आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो नीचे दिए हुए लिंक पर 1-on-1 सेशन के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन का पार्ट होने के लिए। एंड आई होप सो कि आपको इसमें मज़ा आया होगा, बहुत जानकारी मिली होगी और आपके लिए ये मीनिंगफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। बिजनेस पाठशाला के बिजनेस आइडिया सेगमेंट में रोजाना हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जिन्हें शुरू करके आप भी अपने उद्यमी बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। कुछ ऐसे बिजनेस ऑप्शंस जिसमें से आप चुन सकते हैं अपने बिजनेस के राइट ऑप्शन को। तो चलिए आपको बताते हैं हमारे आज के पहले बिजनेस आइडिया के बारे में, जो है सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आपको बता दें कि सॉक्स बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा होता है जिसे पैरों में पहना जाता है। ये पैर और एंकल को ढकता है। हाफ सॉक्स, एंकल सॉक्स, क्रू सॉक्स और मिड काफ सॉक्स ये सूती धागे, स्पैंडेक्स यार्न और इलास्टिक कवर से तैयार किया गया एक प्रकार का कपड़ा होता है जिसे पैरों को गर्म और नमी मुक्त रखने के लिए पहना जाता है। ये जूतों और पैरों के बीच के फ्रिक्शन को भी कम करता है। सॉक्स आमतौर पर हर कोई इस्तेमाल करता है। जाहिर तौर पर इसकी डिमांड लगातार बनी रहती है और इसी वजह से ये बिजनेस आपके लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है। आप भी ये बिजनेस 2800 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया में 15 से 20 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 5 से 7 मैन पावर और 35 से 40 लाख तक के इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं और साथ ही इससे कमा सकते हैं 25 से 30% तक का प्रॉफिट मार्जिन। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के अगले बिजनेस आइडिया की ओर, जहां हम बात करेंगे यार्न ट्विस्टिंग बिजनेस के बारे में। यार्न ट्विस्टिंग बिजनेस, आपको बता दें कि यार्न एक लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस फाइबर होता है। सूत किसी भी प्रकार के कपड़े के निर्माण के लिए बुनियादी कच्चा मटेरियल होता है। 2 या 2 से अधिक जुड़े हुए यार्न इंटरलॉक्ड यार्न के नाम से जाने जाते हैं। ये एक ही यार्न में कई फाइबर्स को मिलाकर बनाया जाता है। यार्न को नेचुरली या सिंथेटिकली दोनों प्रकार से प्रोड्यूस किया जाता है। इसका इस्तेमाल स्विंग, वीविंग, क्रॉचेटिंग, निटिंग, एम्ब्रॉयडरी और फैब्रिक्स को तैयार करने में होता है। कपड़ों की बनावट के लिए कई बार भारी मात्रा में इसका इस्तेमाल होता है और इसकी मार्केट डिमांड भी काफी ज्यादा है। अगर आप भी इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको भी 4300 से 4500 स्क्वायर फीट एरिया, 25 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 3 से 5 मैन पावर, 8 से 10 लाख की मशीन कॉस्ट और 12 से 15 लाख तक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इस बिजनेस से आप 25% से 30% तक का प्रॉफिट मार्जिन भी कमा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले बिजनेस आइडिया की ओर, जो है खादी मेकिंग बिजनेस। क्या आप जानते हैं कि खादी शब्द का अर्थ हाथ से काटा और हाथ से बुने हुए कपड़े हैं। खादी के कपड़े को खद्दर भी कहा जाता है। ये टिकाऊ, जैविक, प्राकृतिक और फैशनेबल भी है। ये फाइबर स्पिनिंग व्हील या चरखे के द्वारा कॉटन या फिर सिल्क फैब्रिक के साथ तैयार किया जाता है। इसका फैब्रिक मौसम के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। खादी कपड़े से शर्ट, पैंट, ब्लेजर, साड़ी, कुर्ता और पैजामा तैयार किए जाते हैं। ये एक मेड इन इंडिया फैब्रिक है। साथ ही इसका इस्तेमाल मार्केट में काफी हाई है। ऐसे में आप भी इस बिजनेस को 1000 स्क्वायर फीट एरिया में 12 से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 6 से 7 मैन पावर, 15 लाख की मशीन कॉस्ट और 12 लाख से 15 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं हमारे आज के आखिरी बिजनेस आइडिया के बारे में, जो है लेदर बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आपको बता दें कि लेदर बैग्स का इस्तेमाल सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। कपड़े के थैले की तुलना में लेदर बैग्स ज्यादा टिकाऊ और मजबूत होते हैं। ये फुल ग्रेन लेदर, टॉप ग्रेन लेदर और स्प्लिट लेदर की मदद से तैयार किया जाता है। ये स्कूल बैग्स, हैंड बैग और ऑफिस बैग्स जैसी कई वैरायटीज में मार्केट में अवेलेबल हैं। इसका इस्तेमाल पर्सनल गुड्स, लैपटॉप, टैबलेट और रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान को कैरी करने में होता है। इसकी मार्केट डिमांड भी काफी हाई है।
ये बिजनेस सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले बिजनेसेस में से एक है। अगर आप भी इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आप भी इस बिजनेस को 5000 बैग्स पर मंथ की कैपेसिटी के साथ 10,000 से 15,000 स्क्वायर फीट एरिया में 22 से 25 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 80 से 90 मैन पावर और 55 लाख से 60 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। वहीं आप स्मॉल स्केल पर भी इस बिजनेस को 400 से 500 बैग्स पर मंथ की कैपेसिटी के साथ 500 से 600 स्क्वायर फीट एरिया में 3 से 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 6 से 9 मैन पावर, 8 से 10 लाख तक के इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को आसानी से शुरू करके 10% से 12% तक का प्रॉफिट मार्जिन भी कमा सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के बिजनेस आइडियाज। हमें उम्मीद है कि आज के ये बिजनेस आइडियाज आपको जरूर पसंद आए होंगे। अब हम आपसे जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जहां आप एक्सपर्ट से अपने सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।